साथ हितेंद्र। 5 बजे 10 रिपोर्टर्स में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की याचिका पर सुनवाई हुई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ये सुनवाई हुई है और बड़ी खबर, पूर्व डीजीपी सुमेध को राहत नहीं मिली है। ये बड़ी खबर, कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है और मामले पर कल फिर से सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की याचिका पर सुनवाई हुई है और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ये अहम सुनवाई हुई। और आपको बता दें ये बड़ी खबर, पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध को कोई भी राहत कोर्ट से नहीं मिली है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और कल एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की याचिका पर सुनवाई हुई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ये सुनवाई हुई और डीजीपी सुमेध को राहत नहीं मिली है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में कोर्ट ने अपना कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है और कल इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर ने पूर्व डीजीपी के वकील से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की पिटीशन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल की मांग की थी और साथ साथ केस को पंजाब से बाहर या तो सीबीआई को देने की बात की थी या किसी और एजेंसी से इस मामले की जांच करवाने की बात की गई थी। 11 बजे से लेकर 4:30 बजे तक इस मामले पर सुनवाई हुई है। कई तरह की दलीलें दी गई हैं। एडवोकेट हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। सर, कई तरह की दलीलें हुई, फैसला रिजर्व रख लिया गया, लेकिन दलीलों पर बातचीत करना चाहूँगा। क्या कुछ सैनी पक्ष इस मामले में कहता हुआ नजर आया, क्योंकि पहले भी उनको कोर्ट से झटका लग चुका है, उनकी जो एंटीसिपेटरी बेल थी उसको रद्द कर दिया गया था। उनकी तरफ से तो जी मेनली यही कहा गया कि जो पिछला नीचे वाला फैसला है वही लागू रहेगा और इसलिए बेल मेरे को दे देनी चाहिए, क्योंकि 364 में मेरी पहले बेल हो चुकी है। तो अब सिर्फ आपने 302 ऐड कर दिए, इस करके मेरी बेल रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए, मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए बेल पे। उनकी तरफ से ये दलील थी और हमारी तरफ से ये थी कि क्योंकि अब एविडेंस काफ़ी सामने आ चुकी है। जब पिछली बार फैसला 364 का हुआ था उसमें 11/5 को, उस टाइम तक एविडेंस नहीं थी एसआईटी के पास। अब काफ़ी एविडेंस आ चुकी है, अप्रूवर्स आ चुके हैं और गवाह आ गए हैं जो अंदर थे उस टाइम कस्टडी में, जिनके सामने टॉर्चर हुआ। वो सब गवाहों को देखते हुए अब बेल नहीं मिलनी चाहिए उनको। इसके अलावा जो केस ट्रांसफ़र करने की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पंजाब में नहीं किसी बाहरी एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। उन्होंने ये मांग करी है ज़रूर जी, और सीबीआई के लिए मांग रहे हैं खास तौर पे, पर उसका हमने जवाब ये दिया है कि सीबीआई ऑलरेडी उनके दबाव में है, जिस करके सीबीआई ने जो पहले इंक्वायरी करी थी और इसी केस में सीबीआई ने पर्चा दर्ज किया था 2008 में, उसके कागज़ भी देने से हिचकिचाहट कर रही है सीबीआई। तो इसलिए सीबीआई पे विश्वास नहीं किया जा सकता उस टाइम किसी भी हालत में, इसलिए सीबीआई को देना तो बिल्कुल उचित नहीं रहेगा। और दूसरा हमने ये बोला उनको कि पॉलिटिकल मसला तो कहने का अब कोई समय नहीं रह गया, मौका ही नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में जो एविडेंस रिकॉर्ड पे आ गई है, अब कार्रवाई उसी एविडेंस के बेस पे हो रही है। तो वो जो ये कहना है कि जी इल्ज़ाम मेरे पे गलत है, वो बेबुनियाद है इस टाइम। तो क्या कोई राहत मिली है गिरफ्तारी पर, किसी तरह की कोई रोक लग पाई है, या फिर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है अभी उनको? अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं सुनाया जज साहब ने राहत का, तो बाकी अगर कोई नेट पे आएगा फैसला तो पता लगेगा। आज की तारीख में अभी तक कोई राहत नहीं है। यानी फैसला रिजर्व फिलहाल किया, आने वाले दिनों में 1 हफ्ते के अंदर अंदर या उससे पहले भी फैसला आ सकता है? फैसला जी कल भी आ सकता है, अभी पता नहीं है, क्योंकि तारीख आएगी तो पता लगेगा फैसला। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्या उन गवाहों की गवाही पर भी चर्चा हुई है जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सैनी को एक्यूज मान रहे थे इस पूरे मामले में? बिल्कुल हुई है जी, गवाहों पे भी हुई है और उनको गवाही पढ़ी भी गई है कोर्ट में और जज साहब ने सारा मसला प्रॉपरली। गवाह की गवाही को पढ़ा गया, क्या कुछ तथ्य थे? जगीर सिंह है जी, जो वादा माफ गवाह है, उसकी गवाही पढ़ी गई है खास तौर पे, जिससे सब जाहिर हो रहा है और जज साहब ने सारा मसला सुन के अब फैसले के लिए रिजर्व है। ब्रीफली जगीर सिंह ने सब कुछ क्लियर किया है कि किस तरह ये इंसिडेंस हुआ था, क्या थोड़ा बताना चाहेंगे? एग्जैक्ट बता रखा जी, उन्होंने ये बताया कि कैसे इलीगल कस्टडी में था बलवंत सिंह मुल्तानी, कैसे उसको टॉर्चर किया, कैसे स्टिक इंसर्ट करेगी उनके गुद्दे में और कैसे इंजरीज हो गई। उसके बाद 2-3 दिन बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तो सुमेध सिंह सैन ने बुला के इनको बोला कि आप जाके कादियाँ थाने में कार्रवाई करो, उसको भगौड़ा दिखाओ
और एक और टीम को बोला कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ करो। ये सारी बातें जगीर सिंह ने अब खुलासा कर चुके हैं कोर्ट के सामने। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर सैनी की बात करें तो आज पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को किसी तरह की राहत मिलती हुई नजर नहीं आई, लेकिन निचली अदालत में अगर हम जगीर सिंह की बात करें तो उसके जो बयान हुए थे आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, उन बयानों पर भी सुनवाई हुई है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बताया गया है कि किस तरह से ये गवाह जो है ये बताता हुआ नजर आया कि असल वाकया उस समय क्या हुआ था, किस तरह से मुल्तानी की मौत हुई, किस तरह से उसको टॉर्चर दिया गया, किस तरह से उसको घर से जो कह सकते हैं कि एक मायने में किडनैप किया गया था। तो फिलहाल इस मामले में आज सुनवाई जो है मुकम्मल हो चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में इस पर फैसला आता हुआ नजर आएगा। देखने वाली बात रहेगी कि किस पक्ष की दलीलों से हाईकोर्ट सहमत होता है और क्या डीजीपी सुमेध सिंह सैनी जो कि पूर्व डीजीपी हैं पंजाब के, क्या उनको किसी तरह की राहत मिलती है या फिर नहीं। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, एएनबी न्यूज़, चंडीगढ़। किडनैपिंग का यह पूरा मामला है और इस मामले में अब पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व डीजीपी सुमेध को कोई भी राहत पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से अभी तक नहीं मिली है और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कभी भी इस मामले पर फैसला सुनाया जा सकता है और मामले पर कल फिर से सुनवाई होगी, जो खबर अभी तक सामने आ रही है। और पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की याचिका पर सुनवाई हुई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। यह अहम सुनवाई हुई है और जिस तरीके से किडनैपिंग का यह पूरा मामला है, जिस शख्स को किडनैप किया गया था, 3rd डिग्री टॉर्चर उसे दिया गया और जब उसकी मौत हो गई तो उसके शव को भी ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। लेकिन कुछ जो गवाह इस पूरे मामले में अब सामने आए हैं उनकी गवाही भी हुई है और इस पूरे मामले पर अब कहीं ना कहीं पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की याचिका पर हालांकि सुनवाई हुई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में और फिलहाल उनको कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और कोर्ट इस पूरे मामले पर कभी भी अपना फैसला सुना सकती है। मामले पर एक बार फिर से कल सुनवाई होगी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पंजाब में कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसौत पर बड़े घपले के आरोप लग रहे हैं और इस मामले में जांच की जा रही है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के ग्रांट में हुए कथित घोटाले को लेकर के लोक इंसाफ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। पार्टी नेता बलविंदर सिंह बैंस ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा है। इस मामले पर सभी विपक्षी पार्टियां लगातार कैप्टन सरकार को घेरने में लगी हुई हैं और मंत्री धर्मसौत पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसौत को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने सहित इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की जा रही है। लोक इंसाफ पार्टी के प्रदर्शन में पार्टी नेता बलविंदर बैंस पटियाला पहुंचे और कैप्टन सरकार पर जमकर निशाना साधा। भी कैप्टन साहब तुसी तां कहने हो कि रिपोर्ट इनकुआरी करनी है, आ लो आ मैं सलाम करदा आ कृपा शंकर सरोज सीनियर IAS अफसर की रिपोर्ट है और वो लिखते आ लाइन, मैं डिक्शनरी देख के लाइन का अर्थ समझिया। वो कहते 39 करोड़ रुपया 39 करोड़ कहता भूत बंगलियां नूं चलिया गया। भूत बंगले लिखिया, ਇਹਦਾ मतलब भूत बंगले कित्थे है नहीं। भूत बंगला कित्थे है? साधु सिंह धर्मसौत का घर ते या कैप्टन साहब का घर, दो बंदियां दे घर नूं इस लाइन च उन्हें भूत बंगला कहा कृपा शंकर सरोज जी ने। और कैप्टन साहब तुसी किहड़ी रिपोर्ट की उड़ीक करते हो, किहड़ी इनकुआरी की उड़ीक करते हो? किसी राजनीतिक पार्टी ने रिपोर्ट नहीं तैयार की, किसी राजनीतिक पार्टी ने उन्होंने इल्जाम नहीं लाया। ये तो एक बहुत सीनियर IAS अफसर जिहड़ा बहुत ईमानदार है, मैं उन्होंने सलाम करदा। कृपा शंकर सरोज की आ रिपोर्ट आ ते इस रिपोर्ट च जे कैप्टन साहब के टेबल ते पई है तो धर्मसौत नूं चलदा करन च की रुकावट है कि अजे हिस्सा पूरा आया नहीं? इसका मतलब तो यही है ना भी अजे इंतजार कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कोस्ट गार्ड को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक संदिग्ध जहाज समुद्र में नदी में वहां पर घूम रहा था और नदी के संगम पर जब कोस्ट गार्ड की टीम ने दूरबीन से उसे देखा और उसका पीछा किया। पीछा करने पर जहाज में कुछ सामान बाहर का मिला जो संदिग्ध बताया जा रहा है, लेकिन टीम अपनी कार्रवाई में जुट गई है। टीम का ऑपरेशन अभी जारी है और वहीं सदर थाना इलाके का रूपनारायण और दामोदर नदी के संगम स्थल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। केंद्रीय कोस्ट गार्ड की टीम ने इस जहाज को देखा जो वहां पर इधर उधर जा रहा था और जब इस जहाज को दूरबीन के द्वारा देखा गया तो कोस्ट गार्ड की टीम ने समझा और इसका पीछा किया गया। पीछा करने पर पता चला कि ये जहाज इसका कोई भी फिलहाल ये निर्धारित नहीं है कि ये जहाज जाएगा कहाँ पर इसे जाना है और किस लिए ये यहाँ पर चल रहा है।
इस पूरे मामले में जब कोस्ट गार्ड की टीम ने जहाज का पीछा किया, उसे पकड़ा और किनारे पर लाया गया, वहां पर अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन जो है केंद्रीय कोस्ट गार्ड का अभी जारी है और इस पूरे मामले में जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जहाज में कुछ बाहरी सामान पाया गया है, कुछ संदिग्ध सामान इस पूरे मामले में पाया गया है। और जब ये जहाज किनारे पर पहुंचा तो स्थानीय निवासी भी वहां पर भारी संख्या में पहुंच गए। हालांकि उन सभी को वहां से वापस भेजा जा रहा है और किसी के भी चेहरे पर वहां पर मास्क नजर नहीं आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर जो स्थानीय लोग पहुंचे हैं, भीड़ इकट्ठा हुई है, वहां पर कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोस्ट गार्ड की टीम को कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। जिस तरीके से एक संदिग्ध जहाज नदी में घूम रहा था, उसको पकड़ा गया है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है और जिस तरीके से जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ बाहरी सामान उस जहाज में है और इसी वजह से उसका पीछा किया गया है और उसको पकड़ा गया है। जिस तरीके से केंद्रीय कोस्ट गार्ड की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, एक संदिग्ध जहाज नदी में घूम रहा था, उस सामान को लेकर के जिस तरीके से कोस्ट गार्ड की टीम ने इस जहाज का पीछा किया, दूरबीन से ये देखा गया कि एक जहाज संदिग्ध गतिविधियां वहां पर जहाज की देखी गई और इसी के चलते इस जहाज पर जब शक हुआ तो कोस्ट गार्ड की टीम ने इसका पीछा किया। पीछा करते हुए जब इस जहाज पर टीम पहुंची तो पता चला कि इस जहाज में कुछ बाहरी सामान भी है और उसी की वजह से जब इस जहाज को किनारे पर लाया गया तो वहां पर देखा गया और पता चला कि इस जहाज में कुछ बाहरी संदिग्ध सामान भी पाया गया है। और जिस तरीके से पूरे देश भर में कोरोना महामारी, पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और ऐसे में एक संदिग्ध जहाज का घूमना अपने आप में प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल है। शांतनु बनर्जी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस जहाज को लेकर के, जिस तरीके से ये जहाज कोस्ट गार्ड की टीम ने पकड़ा है? जी देखिए, ये एक्चुअली पूर्व मेदिनीपुर जिला की मतलब महिषादल जो थाना इलाका है उसी इलाका में पड़ता है, क्योंकि दामोदर और रूपनागर नदी का जो संजक स्थल है जी, वहीं पे मतलब एक जहाज में सुबह से कोस्टल गार्ड का जो जवान है वो जवान ने देख रहा है जो जहाज मतलब से घूमता फिरता है ऐसी कुछ, मतलब कहाँ जाएंगे, क्या सामान है, कुछ मतलब कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। तब कोस्टर जवान ने उसका दूरबीन से देखा तो उसका अंदर मतलब कई लोग छुपा कर बैठे थे। तो तुरंत कोस्टर गार्ड ने मतलब उस जहाज का पीछे जब धावा किया तो वो जहाज मतलब धीरे धीरे भागना शुरू कर दी और मतलब कई किलोमीटर जाने के बाद वो अचानक तीर में जहाज को लगाकर जो मतलब अंदर में जो लोग था वो सब लोग भाग गए। लेकिन सबसे बड़े सवाल जो हो रहा है, ये फिलहाल अभी जो देख रहा है मतलब कोस्टल गार्ड का जो सूत्रों से जो खबर मिल रहा है, जवान ने उस जहाज का पूरा कब्जे में ले लिया और फिलहाल अभी जहाज के अंदर सिर्फ मतलब उसका जो डैशबोर्ड जो था, डैशबोर्ड का जो ड्राइवर केबिन था, उस केबिन में जो पेपर ऊपर जो मिला है वो सभी बांग्लादेश का पेपर है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो सामने आ रहा है, जहाज के ऊपर जो पताका जो लटक हुए तो वो इंडियन का था। लेकिन ये भी आपको हम लोग याद करा देता हूँ, मुंबई हमला 2008 में जैसी हुआ था ऐसे एक जहाज लेकर मतलब मुंबई गेट पर आया था। लेकिन सबसे बड़ी जो सवाल है, अभी कोस्टल गार्ड का जो जवान लोग है वो जवान लोग अपन पूरा इलाका चप्पे चप्पे मतलब वो ढूंढ रहे हैं ये लोग कहाँ थे और जहाज को मतलब किस हालत में कहाँ लेके जा रहे थे। और फिलहाल जो अभी जो खबर मिल रहा है, फिलहाल जहाज का अंदर जो अभी जो मतलब बहुत बाहर का जो मतलब सामग्री मतलब बहुत लाखों करोड़ रुपया का सामग्री जहाज के अंदर है। लेकिन ये सब लेके कहाँ जा रहा है, इसका मतलब क्या था नहीं था, इसीलिए जो अभी फिलहाल कोस्टल गार्ड का जो जवान लोगों ने पूरा इलाका को घेर लिया। करीब 40 से 50 कोस्टल लोगों ने अभी जहाज को भी घेर लिया और पूरा इलाका पर चप्पे चप्पे मतलब वो लोग अभी मतलब निकल पड़े जो वो लोग गया। बारे में क्या कुछ जानकारी है, कितने लोग इस जहाज पे सवार थे? करीब इस जहाज के अंदर जो मतलब फिलहाल जो सूत्रों से जो खबर मिल रही है, करीब 10 से 12 आदमी इस जहाज के अंदर थे
तो अभी वो मतलब इतना लोग वो जब जहाज ने रूपनारायण नदी का पार में लेके या तीर में ले आने के बाद वो तुरंत वही से मतलब भाग गया। लेकिन कहाँ भाग गया, लेकिन क्योंकि अभी उस इलाका मतलब सामने जो आ रहा है आपका झारग्राम इलाका है। झारग्राम इलाका का मतलब उसी इलाका का जो माओइस्ट का जो इलाका है वो झारग्राम क्षेत्रों का पड़ता है, क्योंकि वो मेदिनीपुर से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अभी सबसे बड़े सवाल जो सामने आ रहा है, ये लोग कहाँ से मतलब आया था और इस जहाज भी कहाँ से आया था, सबसे बड़ी सवाल अभी सामने खड़ा हो गया। क्योंकि ये जो लोग जो सामग्री जो मतलब जहाज के अंदर भरे हुए हैं, ये बहुत मतलब बाहर का सामग्री है। अभी कुछ मतलब ठिकाना नहीं मिल रहा है। सामग्री ये जहाज से पाई गई है, क्या वो विस्फोटक सामग्री है, किसी आतंकी वारदात में उसका इस्तेमाल किया जाना था, या फिर कुछ अन्य संदिग्ध सामान है? हाँ, जहाज से सबसे बड़ी बात वही हमने कहना चाहता है। ये जहाज में जितना जो पेटी है, बहुत सारी पेटी है, दो एक पेटी जो खोल के दिखा गया। जहाज के अंदर मतलब बहुत बाहर का सामग्री जो है, बाहर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामग्री भी है साथ में, लेकिन और भी बहुत सारी पेटी है नीचे। लेकिन उस पेटी में क्या क्या है नहीं है वो अभी मतलब तलाशी शुरू किया है। कोस्टल गार्ड का जो जवान लोगों ने पूरा तलाशी ले रहा है, जो जहाज के टोटल जहाज के अंदर क्या क्या है नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी सबसे बड़े डरने का बात यही है, जो उसी इलाका में कभी कभी मतलब ऐसी जो जहाज आता है तो जहाज आने के पहले सिग्नल देता है कि हम लोग यही डॉक पर उतरेंगे। लेकिन ये जहाज कहीं दूर से जो आ रहे थे, कोई सिग्नल कोई ना कोई पता नहीं, कोई कुछ नहीं मिलने वाला था। तो इसीलिए मतलब कोस्टल जो जवान जो लोग ड्यूटी पर था वो भी पानी में ही था, वो नदी में ही था। उसको मतलब अचानक ऐसी डाउट हो गया, इसीलिए वो दूरबीन से देख रहा था जहाज कहाँ जा रहा है और किधर से आया। जब वो कोस्टल गार्ड ने उसका जहाज को छोड़ी तो उसका जो मतलब साउंड आया, तो वो साउंड से इनके सामने जो जहाज था वो जहाज भी मतलब तुरंत मतलब भागना शुरू कर दिया। तो इसी कारण से मतलब सबसे डरने वाली बात यही है, जो वो लोग कहाँ गया। फिलहाल वो गांव के अंदर कोई छुपे है क्या, किसी के घर में छुपे है, ये शांतनु, इस खबर पर नजर बनाइए रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे फिर भी लेंगे और फिलहाल रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बड़गाम के काबूसा इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर मुठभेड़ हुई है। 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया गया है और मुठभेड़ अभी जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। लगातार इस तरीके की वारदातें देखने को मिल रही हैं घाटी में, और आतंकी जो हैं वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए घाटी में जगह जगह पर छिपे हुए हैं। और जब भी सुरक्षा बलों को इस बारे में जानकारी मिलती है तो सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, और इसी के तहत एक और ऑपरेशन चलाया जिसमें आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। और काबूसा इलाके में ये मुठभेड़ हो रही है। बड़गाम के काबूसा इलाके में ये पूरा मामला वहां से सामने आ रहा है, और 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की टीम वहां पर पहुंची और दोनों तरफ से फिलहाल रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है। जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, बड़गाम के काबूसा इलाके में मुठभेड़ हो रही है और 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया गया है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है फिलहाल? जी देखिए, सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि बड़गाम के काबूसा इलाके में 2 से 3 आतंकी जो है छुपे हुए हैं। जब इलाके को घेरा गया तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई है, और जिसका जवाबी कार्रवाई जो है सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है, और अभी भी लगातार जो है गोलीबारी जारी है। जी, क्या अभी तक कोई कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों? सवाल दोहराएंगे रविंद्र, क्या अभी तक कोई कामयाबी मिली है? कोई आतंकवादी मारा गया है अभी तक? जी अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी भी फायरिंग जो है वो चल रही है। कामयाबी अभी सुरक्षा बलों को नहीं मिली है, लेकिन गोलीबारी बहुत तेज जो है वो इलाके में हो रही है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं आतंकवादी, और सुरक्षा बल भी अलर्ट पर है और सर्च ऑपरेशन चला करके उनकी घेराबंदी की जा रही है। इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल फीस को लेकर के हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। ये बड़ी खबर, स्कूल 70% ही ले सकेंगे पेमेंट। जितनी फीस है उसकी 70% ही उसका भुगतान करवाया जा सकेगा और 3 किस्त में भरना होगा भुगतान। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्कूलों को लेकर के ये बड़ी खबर, स्कूल फीस को लेकर के जिस तरीके से तमाम याचिकाएं अभिभावकों की तरफ से लगाई जा रही थी फीस माफी को लेकर के, लेकिन अभिभावकों को कहीं ना कहीं राहत इस पूरे मामले में मिली नहीं है और 70% भुगतान करना ही होगा 3 किस्तों में। हालांकि
स्कूलों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि 70% से ज्यादा वो पेमेंट नहीं ले सकते हैं। स्कूल फीस को लेकर के हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं। स्कूल 70% पेमेंट ले सकेंगे। स्कूलों को कहीं ना कहीं राहत मिली है, 100% नहीं, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल पूरी तरह से नहीं खुल पा रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपना ये बड़ा फैसला सुनाया है। अब 70% पेमेंट स्कूल ले सकेंगे, लेकिन अभिभावक जो स्कूल फीस माफी के लिए लगातार मांग कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं झटका लगा है और उनको अब फीस देनी ही होगी, लेकिन थोड़ी राहत जरूर। 30% फीस अब उन्हें नहीं देनी होगी, सिर्फ 70% फीस का भुगतान अब करना होगा। राजस्थान से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्कूल फीस को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है स्कूल फीस को लेकर। अब 70% ही पेमेंट ले सकेंगे स्कूल। 3 किस्त में अभिभावकों को इसका भुगतान करना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदीप अग्रवाल हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या कुछ अपने फैसले में कहा है हाईकोर्ट ने? बिल्कुल, देखिए चंद्र, बता दो, जिस प्रकार से लगातार नो फीस नो स्कूल का एक सिस्टम चला हुआ था और मुहिम चला रखी थी परिजनों ने, अभिभावकों ने, जो छात्रा पढ़ रहे थे, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से चलाकर पढ़ाई कराई जा रही थी स्कूलों द्वारा। वहीं पे उनको फीस वसूली का भी मामला सामने आया था। ऐसे में हाईकोर्ट ने आज आदेश दिए हैं। आदेश में साफ कहा है कि जो भी फीस है, अभिभावकों से जो फीस ली जानी है वो 70% ली जाएगी और वो भी 3 किस्तों में फीस ली जाएगी। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है, कोई भी अभिभावक पर दबाव नहीं बनाया जाए किसी तरह का, और न ही किसी भी बच्चे का द्वारा के साथ दुर्व्यवहार करते हुए नाम पता किया जाए स्कूल से। जी, लेकिन संदीप, जो परिजन ऐसे हैं जिनके काम धंधे पूरी तरह से ठप थे लॉकडाउन के दौरान, तो क्या उनको कोई विशेष रूप से राहत देने का ऐलान किया गया है? कोई ऐसा फैसले में कोई प्रावधान किया गया है? देखिए, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश भी दिए हैं कि जो जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और जिनके पास फीस 70% फीस जमा कराने की भी व्यवस्था नहीं है, उनके लिए राज्य सरकार कुछ न कुछ व्यवस्था करे। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है, जिसके जो कमेटी जो बनाई है वो साफ करेगी और ये निर्धारित करेगी कि कौन से ऐसे अभिभावक है जो 70% फीस जो है वो नहीं देने में सक्षम है। और ऐसे में अगर वो साफ हो जाता है तो उनके लिए राज्य सरकार कहीं ना कहीं एक लाभ का कोई योजना चलाएगी। जी चंदर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के रायपुर से अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। एनजीटी की रोक के बाद भी महानदी से खुलेआम रेत निकाली जा रही है, जिसकी राजधानी में सप्लाई की जा रही है और 10 जून से 15 अक्टूबर तक खनन करने पर पूरी तरह से पाबंदी एनजीटी ने लगाई थी, लेकिन अवैध खनन जारी है और रायपुर के हरदीडीही, खुरुद, चिखली और महासमुंद के केडियाडीही, सिरपुर, कर्राडीही रेत घाट से खुलेआम रेत निकाल करके सप्लाई की जा रही है। और अहम बात तो यहाँ पर यह भी है कि गीली रेत ओवरलोड वाहनों में राजधानी तक पहुँच रही है, लेकिन परिवहन और माइनिंग दोनों ही विभाग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अवैध खनन को लेकर के ग्रामीणों ने विरोध भी किया, लेकिन माफियाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा और ग्रामीणों को ही अपने साथ ले लिया। उनके ट्रैक्टर को किराए पर लेकर के उन्हें भी इस काम में शामिल कर लिया है, जबकि कुछ दिन पहले ही परिवहन मंत्री ने ओवरलोडिंग पर एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी परिवहन विभाग न तो ओवरलोड पर कार्रवाई कर रहा है और न ही खनिज विभाग बिना रॉयल्टी के खनिज चोरी पर। अगर एक हाईवे पर ओवरलोड की कार्रवाई की जाती है तो 55 से 60 हजार रुपये जुर्माना शासन को मिलेगा, लेकिन परिवहन और खनिज विभाग के तालमेल ना होने के कारण जो रेत माफिया है वो फायदा उठा रहा है। हाँ, एनजीटी की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो रेत घाट है वो आपके 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक के बंद थे। इसलिए हमने सारे जो रेत घाटों में अभी पर्चियाँ बंद कर दी और सभी रेत घाटों को विधिवत तरीके से बंद करा दिया है। और इसके बाद भी यदि कहीं पे रेत उत्खनन होता है और परिवहन होता है तो उसमें टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। आज भी जो टीम हमने कार्रवाई में भेजा हुआ है और उसमें जो भी पेनल्टी होती है खनिज नियमों के तहत हम करते जाएंगे। एनजीटी ने निर्देश में स्पष्ट कहा है कि 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक रेत घाट बंद रहेंगी। बावजूद इसके जो रेत घाट है वहां पर किस तरीके से पानी होने के बावजूद रेत निकाली जा रही है आप देख सकते हैं। ये नज़ारा आज का नहीं बल्कि रोज का है, जहां पर इस तरीके से अवैध रेत का परिवहन रोजाना किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की लापरवाही है और जो अधिकारी हैं वो इस मामले में कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ एनजीटी के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में
जिला कलेक्टर इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। ANB न्यूज़ के लिए बिलासपुर से मैं प्रवीण सोनी। छत्तीसगढ़ की राजधानी का ये हाल है तो बाकी पूरे प्रदेश में क्या कुछ हाल होंगे, क्योंकि जिस तरीके से एनजीटी ने ये आदेश दिए थे कि किसी भी तरीके से अब रेत का खनन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरेआम रेत का खनन किया जा रहा है और राजधानी में ही ओवरलोड वाहन भी भेजे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो विभाग हैं वो कहीं ना कहीं कुंभकर्णी नींद सोते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो परिवहन विभाग की बात हो या फिर खनिज विभाग की। दोनों ही विभागों में तालमेल की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ना ही तो खनिज विभाग कार्रवाई कर पा रहा है ऐसे अवैध उत्खनन करने वाले माफिया पर, और ना ही जो परिवहन विभाग है वो ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई कर रहा है। तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलता पर सवाल उठाता है। जिस तरीके से अवैध खनन का काम जोर शोर से जारी है और ग्रामीणों ने पहले इसका विरोध किया, लेकिन ग्रामीणों के ट्रैक्टर ही माफिया ने इस पूरे काम में शामिल कर लिए और उनको अब किराया दिया जाता है। किराए पर उनके ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि पैसे ग्रामीणों को अब मिल रहे हैं। तो ग्रामीण अब इस पूरे मामले में चुप हो गए हैं। और वहीं अगर बात की जाए प्रशासन की तो लगातार बातें जरूर कही जाती हैं इस तरीके से अवैध कार्य करने वालों पर कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई नहीं होती हुई नजर आती। पवन ठाकुर हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है पूरी, क्यों कोई भी विभाग वहां पर सतर्क नजर नहीं आ रहा है और किसकी शह के पीछे ये अवैध जो धंधा वहां पर चलाया जा रहा है अवैध रेत खनन का, वो किसकी शह के पीछे चल रहा है? जी बिल्कुल जितेंद्र जी, हम आपको बता दें जिस तरह से एनजीटी ने 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक नदियों से रेत के उत्खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा चुकी थी अपने प्रदेश में, तो उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं किस तरह से धरने से नदियों से रेत का उत्थान हो रहा है। और यहाँ पर विभागों की जो है विफलता साफ नजर आती है। और ये भी कह सकते हैं कि इसमें चाहे खनिज विभाग हो, परिवहन विभाग हो, ये इनकी मिली भगत होती है, क्योंकि जो अधिकतर खदानें होती है वो किसी रसूखदार नेताओं की या अधिकारियों की होती है जी। तो इसलिए अधिकारी इस पर कार्रवाई करने से बच के नजर आते हैं। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से अधिकारी इस पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे भी यही कहा जा रहा है कि ये जो अवैध रूप से जो काम किया जा रहा है, रेत का खनन किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों और बड़े नेताओं की शमूलियत हो सकती है। और इसी वजह से अधिकारी और कर्मचारी इस पूरे मामले पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। पिछले कई दिनों से मेदांता में भर्ती थे सीएम मनोहर लाल खट्टर और 2 बार इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई जा चुकी थी, लेकिन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। लेकिन अब राहत की खबर सामने आई है हरियाणा से। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की जो कोरोना रिपोर्ट है वो अब नेगेटिव आ गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से। किसी भी समय अस्पताल से अब उन्हें छुट्टी मिल सकती है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे और इसी वजह से, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, इसी वजह से वो हरियाणा विधानसभा के सत्र में भी शामिल नहीं हो पाए थे और अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। अब किसी भी वक्त उन्हें छुट्टी मिल सकती है। अस्पताल में, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती हैं और वहां पर कोरोना का इलाज चल रहा था और अब कई दिनों के बाद कोरोना की रिपोर्ट जो है उनकी नेगेटिव आई है और अब उन्हें किसी भी वक्त छुट्टी वहां से दी जा सकती है। सीएम मनोहर लाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से। किसी भी समय अस्पताल से सीएम मनोहर लाल को छुट्टी दी जा सकती है। जिस तरीके से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इसी वजह से वो हरियाणा के विधानसभा सत्र में भी शामिल नहीं हो पाए थे और अब जाकर कई दिनों के इलाज के बाद उनको राहत मिली है। हालांकि तमाम जिस तरीके से जो जानकारियां मिल पा रही थी उसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर की जो स्वास्थ्य है उसमें कोई भी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला, लेकिन कोरोना की रिपोर्ट बार बार पॉजिटिव आ रही थी और इसी बीच अब ये राहत की खबर, अब उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई है। सीएम मनोहर लाल की कोरोना रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से वो हरियाणा के विधानसभा सत्र में भी शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन अब काफी समय के बाद मेदांता अस्पताल से उन्हें छुट्टी कब तक मिल सकती है?
बिल्कुल, देखिए अगर मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो जिस तरह से केंद्रीय मंत्री के संपर्क में आए थे और उसके बाद उनको कोरोना हो गया था और अब सीधे तौर पर पिछले काफी दिनों से मेदांता अस्पताल में उपचाराधीन थे, तो कहीं ना कहीं क्वारंटीन का जो समय है वो भी पूरा हो चुका है और उनकी जो कोरोना रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव आ चुकी है। तो कहा जा रहा है कि किसी भी समय उनको जो अस्पताल है यानी मेदांता अस्पताल, वहां से उनको छुट्टी मिल सकती है, जिसके बाद वो सीधे पहले कह सकते हैं अगर आज शाम को अब से कुछ देर बाद छुट्टी मिलती है तो वो गुरुग्राम के रेस्ट हाउस में फिलहाल आराम करेंगे और उसके बाद कल चंडीगढ़ की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद वो अपने काम की भागदौड़ को दोबारा उसी तरह संभालते नजर आएंगे जिस तरह से पहले संभालते थे। जी विनीत, जिस तरीके से उनकी कोरोना रिपोर्ट जो है वो अब निगेटिव आई है और बीच में कई बार उनकी जो जांच की गई उसमें लगातार पॉजिटिव रिपोर्ट आती रही है, तो ऐसे में क्या अभी भी उन्हें इस बात के लिए दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, क्या उनको होम आइसोलेट रहना होगा? बिल्कुल, देखिए कुछ समय के लिए एहतियात जरूर रहती है कि आपको फिलहाल भले ही आपकी रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव आ गई है तो थोड़ा टाइम आप घर पर क्वारंटीन रहें ताकि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकें, किसी के संपर्क में ना आए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आपको दोबारा से सिम्टम पाए जाते हैं तो फिर भी आप कहीं ना कहीं कोरोना की गिरफ्त में आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो जिस तरह से गुरुग्राम में लगातार इलाज चल रहा था, डॉक्टरों की टीम उन पर नजर बनाए हुए थे और उनकी स्थिति जो है वो शुरू से ही स्थिर बनी हुई थी। उनकी स्थिति जो है वो ज्यादा खराब होती हुई नजर नहीं आई, ज्यादा सिम्टम उनके अंदर देखने को नहीं मिले, जिस वजह से जब अब उनका टेस्ट करवाएगा उसकी रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव आई है और पिछले काफी समय से बिल्कुल स्वस्थ भी चलते नजर आ रहे थे। तो ऐसे में उनको आज ही छुट्टी दी जाएगी, हो सकता है 1 या 2 दिन अपने घर पे रह के उसके बाद मनोहर लाल खट्टर जो है दोबारा काम पर लौटे और दोबारा से प्रदेश की भागदौड़ को संभालते हुए नजर आए। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हरियाणा की सीएम मनोहर लाल खट्टर कोरोना संक्रमित पाए गए थे, उनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा था गुरुग्राम में और अब उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई है। अब उनको किसी भी वक्त अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। कोरोना महामारी की वजह से 5 महीने से भी अधिक का समय हो गया है दिल्ली की मेट्रो बंद पड़ी थी, लेकिन आज फिर से मेट्रो दौड़ पड़ी है। हालांकि मेट्रो इस्तेमाल करने के लिए नियम काफी सख्त बनाए गए हैं और लोगों को जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। स्पोर्ट में आप देखिए। देश में मेट्रो की सेवा 7 से 12 सितंबर के बीच 3 चरणों में चरणबद्ध तरीके से बहाल होगी। दिल्ली में समयपुर बादली को हुड्डा सिटी सेंटर से जोड़ने वाली येलो लाइन और रैपिड मेट्रो आज शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर कई बदलाव किए गए हैं। एक तो अच्छा भी लग रहा है कि मेट्रो शुरू हो रही है, बिकॉज वी वर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स फॉर ड्यूटी, है ना।
बट अभी अब आज से रिज्यूम कर रहे हैं तो कुछ प्लस भी है माइनस भी है, बिकॉज सब लोगों को वैसे तो पता है कि कैसे ट्रैवल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सैनिटाइजेशन करना है, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क यूज़ करना है, बट देखो अभी क्या है, सब लोग वो फॉलो करते हैं वो भी डिपेंड करता है, बिकॉज एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली फॉर हर और हिमसेल्फ बट फॉर अदर्स ऑल्सो। यात्रा से पहले जानें कुछ जरूरी बातें। एक्स्ट्रा टाइम लेकर घर से निकलें, कम से कम सामान लेकर चलें, धातु की चीजें न रखें, 30 ml से ज्यादा मात्रा में हैंड सैनिटाइजर नहीं रख सकेंगे। हर स्टेशन पर 1 या 2 गेट के जरिए ही एंट्री होगी। इसकी लिस्ट हर एक स्टेशन पर चस्पा कर दी गई है। यात्रियों के लिए फेस कवर, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आरोग्य सेतु ऐप इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई है। हर स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन से गुजरना होगा। कोविड-19 के लक्षणों या बुखार वाले लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। उन्हें नजदीकी मेडिकल सेंटर भेजा जाएगा। चेकिंग पॉइंट, कस्टमर केयर, AFC गेट समेत सभी जगहों पर निशान बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। यात्रियों को एक दूसरे से हमेशा दूरी बनाए रखनी होगी। मेट्रो के स्टेशन पर आपके बैग को भी सैनिटाइज करने का इंतजाम होगा। दिल्ली के 45 बड़े स्टेशन पर ऑटो थर्मल स्क्रीनिंग कम हैंड सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई हैं। बाकी मेट्रो स्टेशन पर ऑटो सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स लगे हैं। इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग मैनुअली भी की जाएगी। ऑटो थर्मल स्क्रीनिंग कम हैंड सैनिटाइजेशन मशीन पैसेंजर के सामने आते ही तापमान माप लेगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो यात्री को मेट्रो में सवार नहीं होने दिया जाएगा, उसे नजदीकी मेडिकल सेंटर जाने को कहा जाएगा। मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट के पास एक पेडल स्विच लगा होगा, यानी लिफ्ट बुलाने के लिए आपको बस पैर से इस स्विच को धीरे से दबाना है। बटन पैनल फिलहाल बंद रहेगा ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो सके। लिफ्ट में 2 या 3 लोगों को ही एक साथ जाने दिया जाएगा। एस्केलेटर पर यात्री एक स्टेप छोड़कर ही खड़े होंगे। टोकन से यात्रा नहीं हो पाएगी। सिर्फ स्मार्ट कार्ड होल्डर और एयरपोर्ट लाइन पर QR कोड से भी आपको एंट्री मिलेगी। स्टेशन पर रिचार्ज भी सिर्फ कैशलेस मोड में होगा। नए स्मार्ट कार्ड भी कैशलेस मोड से ही खरीदे जाएंगे। मेट्रो स्टेशन के भीतर दुकानें खुलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो एक हर्ष का विषय हो गया है, जितने 5 महीने बाद जो अब मेट्रो को दोबारा से चलाया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि मुझे कितने सालों के बाद इस मेट्रो को फिर से चालू किया जा रहा है। बड़ी खुशी है मुझे आज कि मैं 5 महीने जो ऑफिस गया, अपनी स्कूटी से, अपनी बाइक से रेगुलर गया, और अब मैं जब मेट्रो से जा रहा हूँ बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूँ। कोच के भीतर भी लागू हुए नए नियम। यात्रियों को एक सीट छोड़कर बैठना होगा। सीटों पर यहाँ मत बैठिए के स्टिकर्स लगाए गए हैं। अगर खड़े हैं तो बाकी यात्रियों से कम 1 मीटर की दूरी बनानी होगी। हर स्टेशन पर ट्रेन के रुकने का समय 10 सेकंड बढ़ा दिया गया है। इंटरचेंज स्टेशन पर ट्रेन 20 सेकंड ज्यादा रुकेगी। टर्मिनल स्टेशनों पर ट्रेन सैनिटाइज होगी। दिन भर के बाद डिपो में लौटने पर भी सैनिटाइजेशन होगा। टर्मिनल स्टेशन पर ट्रेनों के दरवाजे खुले रहेंगे ताकि ताजी हवा आ सके। आप भी इन तमाम नियमों का पालन करते हुए मेट्रो में सफर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ANV न्यूज। वहीं केरल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। न सिर्फ दिल दहला देने वाला बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाला यह मामला है। पाटनम तिट्टा जिले से एक 19 साल की कोरोना मरीज से दुष्कर्म किया गया है। हालांकि रेप करने के आरोपी एम्बुलेंस ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। एम्बुलेंस में एक बुजुर्ग महिला और एक 19 वर्षीय लड़की थी। दोनों को अलग अलग अस्पताल में छोड़ना था। आरोपी ने बुजुर्ग महिला को पहले अस्पताल पर छोड़ दिया और इसके बाद वो 19 वर्षीय कोरोना मरीज को कोविड-19 सेंटर ले जाने के बजाय अरनमुला एयरपोर्ट की तरफ ले गया और उसके साथ वहां पर रेप किया गया। एक 108 एम्बुलेंस में हैवानियत, कोरोना पीड़िता के साथ बलात्कार, सनसनीखेज जुर्म से सख्ते में केरल। ये वही एम्बुलेंस है जो प्राण संकट में पड़ने पर मरीजों को फौरन अस्पताल पहुंचाने का काम करती है। एम्बुलेंस से जुड़े लोग मुसीबत में फंसे लोगों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं होते, लेकिन केरल में 19 साल की कोरोना पीड़िता के लिए ये एम्बुलेंस काल बन गई। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने युवती को अस्पताल ले जाने के नाम पर हैवानियत का शिकार बना डाला।
इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये वारदात केरल के पाटनमथिट्टा जिले में हुई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने केरल में महिलाओं की सुरक्षा पर संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है। शनिवार की रात हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर का ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। आरोपी ड्राइवर का आपराधिक इतिहास, ड्राइवर पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज था, एम्बुलेंस चलाने के लिए नहीं मिली थी क्लियरेंस, हेल्थ विभाग से नहीं मिला था सर्टिफिकेट। केरल में स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस सर्विस को जीबीके EMRI इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस ऑपरेट करती है। इस घटना पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया भी आई है। स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं विपक्ष ने पहले से घिरी राज्य सरकार पर हमला और तेज कर दिया है और इन सब के बीच एम्बुलेंस सर्विस ऑपरेट करने वाली कंपनी का भी बयान सामने आया। कंपनी का कहना है कि आरोपी ड्राइवर को बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब आरोपी का आपराधिक इतिहास था तो फिर उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिर किसने और कैसे दे दी? क्या कंपनी के सिस्टम में बैठे वो लोग गुनहगार नहीं जिन लोगों ने इतनी बड़ी लापरवाही की और उनकी लापरवाही की वजह से एक युवती की अस्मत तार-तार हो गई? केरल के पाटनमथिट्टा से ANB न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। कंगना बनाम शिवसेना की जुबानी जंग में कोई अनहोनी ना हो, कंगना रनौत की जान को कोई खतरा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने सुरक्षा देने का फैसला लिया है। इसी के साथ हिमाचल सरकार ने भी कंगना को सुरक्षा देने का फैसला लिया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कंगना प्रदेश की बेटी है, ऐसे में उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। कंगना की सुरक्षा को लेकर बीते दिनों परिवार और प्रदेश के लोगों ने चिंता जताई थी। इस पर सरकार ने उन्हें सुरक्षा देने का फैसला लिया है। इसके बाद मनाली में भी पुलिस कंगना की सुरक्षा को लेकर के सतर्क है और वहीं कंगना ने केंद्र सरकार से मिली हुई सुरक्षा पर खुशी जाहिर की है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी जताया है। पिछले दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की सुरक्षा से संबंधित बहुत तरह की बातें समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में देखने को मिली हैं। कंगना रनौत हिमाचल से संबंधित हैं और बॉलीवुड में उनने हिमाचल का नाम और पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से DGP को हमने आदेश दिए कि वो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट की असेसमेंट करें और उसके पश्चात हमने एक निर्णय लिया कि उनके निवास मनाली में हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी और आवश्यक होगा तो जो प्रवास उनका होगा, जो टूर होगा, उसमें भी हिमाचल प्रदेश अपनी सुरक्षा देने के लिए तैयार है। इसके साथ में मुझे और भी जानकारी मिली कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से भी पिछले कल CRPF की ओर से 11 कमांडो की एक टीम जो है उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं इस निर्णय का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि कंगना रनौत हमारी हिमाचल की बेटी है, उनकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा उसमें कोई कमी नहीं। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हुए 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों आतंकियों के नाम भूपेंद्र उर्फ दिलावर सिंह और कुलवंत सिंह हैं। दोनों ही आतंकी पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं। इन दोनों आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हुए दोनों आतंकियों पर पंजाब में कई मामले पहले से दर्ज हैं और जानकारी ये भी मिली है कि दोनों को शनिवार को ही बराड़ी के निरंकारी कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया गया है और इनमें दिलावर को पहले भी पंजाब पुलिस अबू धाबी से गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जमानत मिलने पर यह फरार हो गया था। और यह भी जानकारी मिल पाई है कि ये हथियार लेने दिल्ली आए थे, जिसके बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गए और इन दोनों के निशाने पर पंजाब था। ये किसी भी बड़ी साजिश के तहत पंजाब में किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है इन दोनों आतंकवादियों के बारे में? देखिए, बिल्कुल
बताते जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने ये जो स्पेशल टीम है उनको बड़ी कामयाबी जरूर मिली है, क्योंकि 2 आतंकियों को जो कह सकते हैं अरेस्ट किए गए हैं और इनके पास से काफी बड़ी मात्रा के अंदर असला बारूद भी मिला है और जहाँ तक कि ये कह सकते हैं 6 पिस्टल और 40 जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। कहीं ना कहीं ये जरूर है बब्बर खालसा गैंग के ये 2 आतंकी बताए गए हैं और दिल्ली पुलिस इनसे भी अब जानकारी ले रही है कि किस तरीके से ये दिल्ली के अंदर आए थे और क्या कहाँ पे इनकी मूवमेंट थी और किस तरीके से ये किसी से मिलने वाले थे या किसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने वाले थे। मगर कहीं ना कहीं ये बड़ी जानकारी जरूर मिल पाई है कि इन दोनों आतंकियों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया और कहीं ना कहीं छोटी मोटी मुठभेड़ भी हुई थी दिल्ली पुलिस की इनसे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से ये दोनों दिल्ली के अंदर आए थे तो कहीं ना कहीं किसी आशंका को लेकर मद्देनजर रखते हुए ही दिल्ली पुलिस ने इनको अरेस्ट किया गया है। जी राजीव, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कब से ये दिल्ली में थे और क्या दिल्ली में भी किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे? देखिए, अभी दिल्ली पुलिस इनसे पूरी जानकारी जुटा रही है और उनसे जो हथियार मिले हैं उनकी भी जांच की जा रही है। ये कि इन्होंने हथियार कहां से लिए थे, इनकी कौन मदद कर रहा था और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है इनसे पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है कि दिल्ली के अंदर ये कहां पर ठहरे थे और ये कब से आए थे और इनकी जो मदद कर रहा था वो कौन था। मगर कहीं भी दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरा जानकारी नहीं दी गई है। जितनी जानकारी दी गई थी वो इतनी ही थी कि इनको अरेस्ट कर लिया गया है और ये दोनों ही बब्बर खालसा गैंग के आतंकी बताए गए हैं। मगर इनसे अभी एक चीज और जानकारी करनी होगी इनसे, ये दिल्ली के अंदर कब आए थे और क्यों आए थे, इनकी पूरी पुष्टि की जाएगी। जी, इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, क्या दोनों तरफ से किसी को भी गोली लगी है? क्या इन आतंकवादियों को या फिर पुलिस की टीम में किसी को भी? देखिए, दिल्ली पुलिस की किसी भी जवान को कोई गोली नहीं लगी है, ना ही इन दोनों ही आतंकियों को गोली लगी थी। हाँ, हल्की फुल्की मुठभेड़ जरूर हुई थी और उसके बाद ही इनको अरेस्ट कर लिया गया था। हाँ, इन दोनों आतंकियों को जिंदा गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से भारी मात्रा के अंदर असला बारूद जरूर मिला है और 6 पिस्टल और 40 जिंदा कारतूस, यानी 40 जिंदा कारतूस का मतलब यह हुआ इनके पास कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। मगर हाँ, ये जरूर है दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी जरूर मिली है और दिल्ली पुलिस इनसे पूरी तरीके से सख्ती से पालन कर रही है और सख्ती से इनसे जांच पड़ताल की जाएगी ये दिल्ली के अंदर क्यों आए थे और कब से आए थे। जी राजीव, इसके अलावा क्या इस बारे में भी कोई जानकारी है? क्या इनके साथी और भी हैं जो दिल्ली में ही मौजूद हैं फिलहाल? देखिए, अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, इतनी जानकारी जरूर दी गई है कि इन दोनों को आतंक जिंदा मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिया गया है और इनसे जांच की जा रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके साथी कोई और भी है या फिर ये दोनों अकेले दिल्ली में आए थे या फिर इनकी कोई मदद कर रहा है दिल्ली के अंदर और ये कब से दिल्ली के अंदर आए थे। मगर ये सारी अभी जांच का विषय है, जांच के बाद ही दिल्ली पुलिस इसका खुलासा करेगी। जी, इन दोनों आरोपियों को कब तक कोर्ट में पेश किए जाने की बात कही जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और या फिर कब तक इस पूरे मामले में खुलासा करेगी दिल्ली पुलिस? देखिए, अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, मैं इतना जानकारी जरूर दी गई है, जैसे ही इनसे जांच इनसे जो पूछताछ है वो जैसे ही खत्म होगी उसके बाद दिल्ली पुलिस इसका खुलासा करेगी। मीडिया को कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि इनको हमने कितने दिनों के लिए अरेस्ट किया गया है, इनको कोर्ट में भेज दिया गया है या फिर जो सारी प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से होगी, ये अभी जांच का विषय है। मगर अभी पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ कर रही है कि इनकी मदद कौन कर रहा था और इनके कितने साथी दिल्ली के अंदर और मौजूद हैं। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, 2 बब्बर खालसा से जुड़े हुए आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि हल्की मुठभेड़ का सामना भी करना पड़ा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस महामारी के चलते बंद की गई विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह करीब 6 महीने के बाद एक बार फिर से आम लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई है। बता दें कि सरकार के निर्देश पर कोरोना वायरस की पालना करते हुए धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दी गई है और दरगाह में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और अन्य गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जिस तरीके से विश्व में प्रसिद्ध है ख्वाजा गरीब की ये दरगाह, और अब 6 महीने के बाद इस दरगाह को खोल दिया गया है। गरीब नवाज की दरगाह को पूरे एहतियात के तौर पर खोला गया है। जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार हर राज्य में, पूरे विश्व में बढ़ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से किया जा सके और किसी में भी कोरोना का प्रसार ना हो, इसको लेकर के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं दरगाह की तरफ से और इसी को लेकर के ताकि किसी में भी कोरोना का संक्रमण ना फैले। जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई है उसका पालन वहां पर किया जा रहा है और सभी लोगों से भी अपील की जा रही है कि सभी कोरोना के नियमों की पालना करते हुए ही अंदर जाएं। अजमेर में अब करीब 6 महीने के बाद
गरीब नवाज की दरगाह को खोल दिया गया है आम लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, और कोरोना नियमों की पूरी तरह से पालना करवाए जाने की पूरी कोशिश वहां पर की जा रही है। पुलिस बल भी वहां पर मौजूद किया गया है ताकि सभी लोगों से जो कोरोना के नियम है उनका पालन करवाया जा सके और किसी भी तरीके से भीड़ को एकजुट ना होने दिया जाए ताकि किसी भी तरीके से कोरोना का खतरा वहां पर ना बढ़े। के बाद आज दरबार शरीफ ज़ायरीनों के लिए खोला गया है। दरबार तो खुला ही था, जो लॉकडाउन की वजह से ज़ायरीनों का आना जाना रोक दिया गया था, और जो भी रसूमात हैं दरबार की वो हम खुद्दाम हजरात कर ही रहे थे। और गरीब नवाज के आस्थाने पे हर आने वाले शख्स इस तरीके से आ रहे हैं जिस तरीके से शमा पे परवाने मंडलाते हैं, और ये शमा के परवाने मंडला रहे हैं। आज गरीब नवाज की बारगाह में आज 5 महीने से जो ज़ायरीन रुके हुए थे, जो उमंग थी, जो आने की तड़प थी, हमीरपुर के गांव गहरोली में एक सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। बांके बिहारी का यह मंदिर आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन इस मंदिर का देश की आज़ादी में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जानकारी के अनुसार मंदिर के तहखाने में अखबार यहां पर छपा करता था और उस वक्त लोगों में स्वतंत्रता संग्राम के लिए जोश अखबार के जरिए ही भरा जाता था। लेकिन अब ये ऐतिहासिक मंदिर बदहाली का शिकार होता जा रहा है। ये मंदिर ना ही तो पर्यटन स्थलों में शामिल किया गया है और ना ही इसकी कोई देखरेख की जा रही है। अब मंदिर धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। बांके बिहारी की बांसुरी बाकी पैसूदो करे जामे घाव करे री मोहन तानते होए लगा। यूपी के हमीरपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर गांव गहरोली में बांके बिहारी का मंदिर स्थित है। इसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। मंदिर में पहले अवध बिहारी संत होते थे, जिनके चमत्कार को आज भी ग्रामीण याद करते हैं। मंदिर के मौजूदा पुजारी राजा भैया दीक्षित ने यह बताया कि जनपद का यही एक मंदिर है जो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को भी संजोए हुए है, लेकिन सरकारी उपेक्षा के कारण ये मंदिर अब जर्जर होने के मुहाने पर आ गया है। उन्होंने बताया कि कई बार इस मंदिर को संवारने के लिए सरकार और प्रशासन को पत्र भी भेजे गए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इधर क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर एसके दुबे से भी बात की गई। उन्होंने बताया कि इस मंदिर को पर्यटन के दायरे में लाने के लिए प्रस्ताव आने पर सर्वे किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 1872 में करवाया गया था। चूना, मिट्टी और कंकरीले पत्थरों से निर्मित मंदिर में भारतीय शिल्प कला का अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। मंदिर की छत से सटे कंगूरे प्रमुख द्वार से लेकर बांके बिहारी महाराज के विराजमान स्थल तक फूल पत्ती, तेल चित्र और सनातनी देवी देवताओं की प्रतिमाएं अंकित हैं। भगवान का श्रृंगार सोने और चांदी से बनवाया गया है। मंदिर का शिखर 50 मीटर ऊंचा है, जिसे आसपास के 25 गांवों से देखा जा सकता है। जानकार बताते हैं कि यह वही मंदिर है जहां क्रांतिकारियों का ठिकाना होता था। यहीं से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोला था। मंदिर के तहखाने में बुंदेलखंड केसरी नाम का अखबार छापा जाता था। क्रांतिकारी पंडित मुन्नीलाल, गुरुदेव के नेतृत्व में बैजनाथ पांडे, नथु वर्मा, जगरूप सिंह इस अखबार को चोरी छिपे बांटते थे। ये अखबार भी अंग्रेजों के खिलाफ जनता में आक्रोश और जोश भरने का काम करता था। क्रांतिकारी अंग्रेजों से बचने के लिए सुरंग के जरिए मंदिर में आते जाते थे। बिहारी मंदिर जी का प्रश्न है, तो उसमें दीवान शत्रुघ्न सिंह जिन्हें बुंदेलखंड केसरी का खिताब मिला था और पूरी बुंदेलखंड की जो आज़ादी की जंग है उन्हीं की अगुवाई में लड़ी गई थी, और उनके बिल्कुल अनन्य मित्र गुरुदेव परिवार
जो आज भी वहाँ मौजूद है, वहाँ बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और बांके बिहारी मंदिर 1880 या 72 के बीच में बना था और वहाँ वो मशीन लगाई गई थी जिसमें खामोशी से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए अखबार छापे जाते थे और धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको ज़रूरत होती थी, जहाँ पहुँचाना होता था, गोपनीय तरीके से पहुँचाते। जानकारी के अनुसार इस मंदिर में साल 1937 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी हुआ था। तब जवाहरलाल नेहरू और नारायण दत्त तिवारी समेत कई बड़े नेता यहां आए थे। इस अधिवेशन में इंदिरा गांधी भी नेहरू के साथ आई थी। तब उनकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी। लेकिन स्वतंत्रता के 25 साल पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम में स्मरणीय योगदान के लिए इंदिरा गांधी ने मंदिर में एक ताम्र पत्र दिया था। लेकिन उसके बाद किसी भी विभाग या सरकार ने मंदिर की सुध नहीं ली। अब यह मंदिर पर्यटन स्थलों में भी शामिल नहीं हुआ और न ही इस मंदिर की देखरेख की जा रही है। बुंदेलखंड की धरती अपने आप में ऐतिहासिक और संस्कृति धरोहर सजाए हुए है, तो वहीं बुंदेली धरती का योगदान स्वतंत्र आंदोलन में भी अविस्मरणीय है। हमीरपुर मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित बांके बिहारी मंदिर बुंदेली इतिहास का वही नमूना है। बताया जाता है कि मंदिर के तहखाने में स्वतंत्र आंदोलन में जनता को जोश दिलाने के लिए अखबार प्रकाशित किया जाता था। तत्कालीन कई बड़े नेताओं का यहाँ आना जाना होता था। लेकिन बुंदेलखंड की विलंबता ही कहिए कि ऐतिहासिक धरोहर समाहित होने के बावजूद भी आज यह पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर को संज्ञान में नहीं लिया है। आज यह प्राचीन मंदिर महज एक खंडर बनकर रह गया है। हमीरपुर से सीलू साद, ANB न्यूज। बांके बिहारी की बांसुरी बाकी पैसूदो करे जामे घाव करेरी। चलिए सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश नारायण राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश नारायण राय जी, आपका स्वागत है ANB न्यूज पर। आपका भी स्वागत जी। जगदीश जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं और समाज सेवा भी आप कर रहे हैं, पार्टी की जो स्थानीय इलाका है, जो स्थानीय क्षेत्र है, वहां पर कैसी स्थिति आप फिलहाल देख रहे हैं पार्टी की? देश में प्रदेश की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अब तक इस धरती पर अब तक जो काम होना था कुछ हुआ नहीं जी। गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, सारे के सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं और विकास के नाम पर जो बातें कही जा रही हैं वो आज तक वो विकास एक भी धरती पर नहीं आया। जहाँ तक हमारे जनपद जौनपुर का सवाल है, जहाँ मैं रहने वाला हूँ जी, यहाँ पर अब तक एक भी अस्पताल, एक भी पावर स्टेशन जब से सरकार बनी नहीं बना। इसके पूर्व सपा सरकार में यहाँ पर जो है 400 kV का सब स्टेशन, 33 kV का सब स्टेशन, तमाम विद्युत सब स्टेशन बने और विद्युत का जो है अच्छा यहाँ कारोबार। आज जो है विद्युत नहीं मिल रही, गांव में लोग परेशान हैं, जो है तमाम समस्याएं आके खड़ी हो रही हैं और ये सरकार हर चीज का निजीकरण करने जा रही है जी। जो हमारी मूल समस्या है। हम गांव किसान से जुड़े हैं, हमारा क्षेत्र किसान का है, हम लोग खुद किसान हैं। इन्होंने मंडी को फ्री कर दिया, स्टॉक सीमा रखने की छूट दे दिया है। इससे क्या काला बाजारी नहीं बढ़ेगी? आज हम अब गेहूं बेचना चाहते हैं तो जो व्यापारी है वो आता अपने मन से बताता कि आपको 1000 रुपये में दीजिए, 1200 रुपये में दीजिए। अब वो उसके हिसाब से हम मजबूर हैं उसको बेचने के लिए। इस प्रदेश के किसानों को क्या दुर्दशा हो रही है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और गलत डिसीजन लिया है। और समाजवादी पार्टी के लोग ज्यादातर किसान हैं, किसान से जुड़े हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जी जगदीश जी, पार्टी की क्या कुछ रणनीति है, आपकी क्या कुछ रणनीति है ताकि सरकार को घेरा जा सके और अपनी मांगों को, जो मांगे आपने बताई हैं, आम लोगों की जो समस्याएं हैं, उनको अब उनका समाधान करवाया जा सके? देखिए, पार्टी के जो उनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो इस प्रदेश में जो उन्होंने विकास कार्य किया, 300 सब स्टेशन प्रदेश में बनाया गया था, बिजली का सब स्टेशन 300, तमाम एम्स और मेडिकल कॉलेज, जैसे जौनपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज बना उनके जमाने में, आज तक पूरा नहीं कर पाए। तो इन हमारे जो विकास के कार्य हुए हैं, जो पेंशन दी जा रही थी गरीबों को, विधवाओं को, मजदूरों को, किसानों को, सबको जो सुविधा दी जा रही थी वो सब छीनी गई है। तो पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेके, तो धरती से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसानों, मजदूरों का, नौजवानों का। आज नौजवान बेरोजगार है, लाठी खा रहा है, अपनी मांग कर रहा है, यहीं थाली बजा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है जो इस देश के प्रधानमंत्री के दिए गए भाषण पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है
जो उन्होंने अमेरिका में कहा था कि 35% यहाँ युवा है, भारत युवा है, वह युवा आज किस स्थिति में आके खड़ा हो गया है, एक विचारणीय प्रश्न है। समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सारे लोग इन मुद्दों को जोरदार ढंग से नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और करेंगे। जी, तो क्या जो समस्याएं हैं नौजवानों की हैं या फिर स्थानीय लोगों की है, क्या तब तक अब स्थानीय लोगों को, आम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा जब तक प्रदेश में सरकार नहीं बदल जाती, या फिर इस सरकार को आप तमाम मांगे मानने के लिए मजबूर कर रहेंगे? हम लोग अब चूंकि लॉकडाउन है, कोरोना के संकट है, एक नियम के अनुशासन के तहत जितना विरोध कर सकते हैं हम लोग उसको अपनी बातों को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। डोर टू डोर बातें हो रही हैं, रोज हम लोग अपने मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। जो फीडबैक निकल के आ रहा है कि एक तरफ बड़ा जबरदस्त संतोष जनमानस में दिखाई पड़ रहा है, इसका बहुत बड़ा परिणाम सामने देखने को मिलेगा। आखिर क्या वजह है कि सरकार जिस तरीके से जो काम कर रही है, योगी सरकार, वो तमाम बातें, तमाम अपने वाहवाही कर रही है, लेकिन जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं नाराज है, आम लोग जो हैं वो भी कहीं ना कहीं फिलहाल नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से उनकी समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में क्या वजह है कि सरकार आम लोगों की समस्याओं को नहीं सुन पा रही है? देखिए, हम लोग गांव में रहते हैं जी, सरकार एकदम भूमि बहरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी घोषणाएं, अच्छी चीजें करते हैं, लेकिन क्या वो धरती तक उतारा जा रहा है? यहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त है, यानी कि पार्टी के लोग थानों को बेच रहे हैं, पूरा प्रशासन एकदम पंग हो गया है, परेशान हो गया है। ये स्थिति क्या मुख्यमंत्री जी को समीक्षा मालूम नहीं पड़ता है? और विकास के बाद एक सारी रोड अपने जनपद में जितनी भी हमारी रोड है, यही आजमगढ़ से गोरखपुर से जो रोड सीधे इलाहाबाद जाती है, वह रोड पर आज चलना दुश्वार हो गया है। यहाँ मिर्जापुर जो हमारा मुख्य स्थान है, देवी का मंदिर है, उस रोड पर चलना मुश्किल हो गया। ये चीजें मुख्यमंत्री तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं? यहाँ उनके लोग, उनके विधायक, उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी इन बातों को क्यों नहीं कर? अगर काम होता तो क्यों नहीं कहानी में क्या जाता है? ये जनता तो काम देखना चाहती है। वही चीज पूर्व सरकारों में सारी चीजें त्वरित होती थी। ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, बिजली के लोग परेशान है, घुस दे रहे हैं 55-56 हजार, तो जाके लग रहा है भाषण होता है कि तुरंत 24 घंटे में लगेगा। लोग परेशान है। अब भ्रष्टाचार इतना सीमा पर पहुंच गया जो आज तक हम लोग सुने ही नहीं थे। इतनी उम्र हमारी हो गई, लेखपाल 10,000 से नीचे घुस नहीं मांगता। जी बिल्कुल जगदीश जी, कहीं ना कहीं आपका यह कहना है कि योगी सरकार जो है वो लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहती है, और जिस तरीके से जो काम चल रहे हैं वो यूपी सरकार में ठीक नहीं हो रहा है। अनेकों समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या, नौजवानों की समस्या, स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं, तो तमाम समस्याएं फिलहाल उत्तर प्रदेश में बनी हुई हैं। लेकिन आपका तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार पर तमाम आरोप लगाए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार पर मनमानी के आरोप यहां पर लगाए गए हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।